अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बहुत पहले की बात है, मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो नेक शख्स था। उसका एक शहजादा भी था। उसकी मलिका का इंतकाल हो चुका था। एक बार सख्त गर्मी के मौसम में बादशाह कुछ लोगों के साथ मिलकर के शिकार करने जंगल में गया। उसने सारा दिन शिकार किया। फिर शाम को वो काफिला वापस होने लगा तो उस बादशाह की नज़र एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। तो बादशाह ने फौरन एक तीर चलाया, मगर वो हिरन बच गया और भाग गया। बादशाह फिर उस हिरन के पीछे पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। बादशाह ने इस दौरान उस हिरन पर कई तीर चलाई, मगर सब खाली गया। ऐसा करते करते वो हिरन कहीं झाड़ियों में छिप गया। अब रात होने वाली थी, इसलिए बादशाह ने जाना मुनासिब नहीं समझा और अपना घोड़ा वापस घुमा लिया कि इतने में खामोशी को चीरते हुए किसी के रोने की आवाज आई। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इतने घने जंगल में किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। इतने में बादशाह अपने घोड़े से उतरा और आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद बादशाह ने देखा घने दरख्त के बीच में एक बहुत पुराना कुआं है, जिसके मुंडेर पर एक निहायत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही है। उसका रंग दूध से ज्यादा सफेद और उसके बाल सुनहरे थे जो दूर से ही चमक रहे थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह उसके पास पहुंचा और नर्म लहजे में पूछने लगा, ए खातून, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। बताओ किसने तुम पर जुल्म किया है? तुमको इंसाफ मिलेगा। औरत ने रोते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया है और मेरे चाचाओं ने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ गए हैं। ये कहकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को उस पर रहम आ गया। चूंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी और बादशाह की बीवी का इंतकाल हो चुका था, तो बादशाह ने उसे अपनी मलिका बनाने का सोच लिया। बादशाह उसे अपने महल ले गया और अगले दिन उससे शादी कर ली। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही थीं। ये देख कर के शहजादा भी बहुत खुश हुआ। उसके बाद वक्त गुजरता गया। नई मलिका के आने के बाद बादशाह की तबीयत खराब होने लगी। वो दिनों दिन कमजोर होने लगा। ये देख कर के शहजादा बहुत परेशान हुआ। उसने मुल्क के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से बादशाह का इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दूर दूर से हकीम आए, मगर उनको ये भी मालूम न चल सका कि आखिर बादशाह को हुआ क्या है। बादशाह का रंग सियाह पड़ चुका था। उसके बाद शहजादे ने फैसला किया कि वो मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाएगा। फिर शहजादा एक बहुत बड़े नजूमी के पास जाता है। नजूमी शहर से दूर एक पहाड़ी में रहा करता था। शहजादे ने नजूमी को सारी बात बताई और मर्ज के बारे में पूछने लगा। नजूमी ने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगा, ए शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह वो मलिका है। ये सुनकर शहजादा पूछने लगा, बाबा वो कैसे? तो नजूमी ने कहा, मेरा हिसाब बता रहा है, वो मलिका असल में एक इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान की शक्ल में वो नागिन है। जब कोई सांप 500 साल की उम्र को पहुंच जाता है और उस 500 साल में किसी इंसान की नज़र उस पर नहीं पड़ती, तो फिर उस सांप को ये ताकत मिल जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। मलिका भी एक ऐसी ही नागिन है। अब वो बादशाह के जिस्म में थोड़ा थोड़ा जहर पहुंचा रही है। शहजादे ने कहा, बाबा, उस नागिन को बादशाह से क्या दुश्मनी है?
نجومی نے پھر کچھ حساب لگایا اور کہا، آج سے 10 سال پہلے بادشاہ نے جنگل میں 2 ناگ کو مار دیا تھا جو اس کا باپ اور بھائی تھے۔ بس اسی کا یہ ناگن بدلہ لے رہی ہے۔ اگر یہ ناگن چاہے تو بادشاہ کو ایک بار میں مار سکتی ہے، مگر یہ تھوڑا تھوڑا زہر بادشاہ کے جسم میں ڈال کر کے بادشاہ کو تڑپا تڑپا کر کے مارنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا، ابھی میں جا کر کے اس ناگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر نجومی بابا نے کہا، نہیں شہزادے، اس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ناگن ہے۔ اگر تمہارا وار کھالی گیا تو پھر تم اس کے وار سے نہیں بچ پاؤ گے۔ شہزادے نے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نجومی نے کہا، شہزادے، اگر آپ ناگن کو صرف اسی وقت میں مار سکتے ہیں جب وہ اپنے اصل روپ میں ہو، جب وہ ناگن کے روپ میں ہو، اور آپ کا تیر سیدھا اس کے فن میں لگنا چاہیے، تبھی وہ مر سکتی ہے۔ یہ سن کر کے شہزادے نے کہا، میں اسے انسان سے ناگن بنانے پر کیسے مجبور کروں گا؟ نجومی بابا نے کہا، اس کا حل میرے پاس ہے، میں تم کو ایک دوائی کی پڑیا دیتا ہوں۔ آج رات کھانا کھانے کے وقت میں چپکے سے اس کے پانی میں اس دوائی کو ملا کر کے پلا دینا، اور اس کے کمرے میں موجود سرائی کو ہٹا دینا اور کمرے میں ایک تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے ملکہ کو آدھی رات کو زور کی پیاس لگے گی، پھر اس کے بعد جو ہوگا اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لینا۔ پھر شہزادہ دوائی لے کر کے اپنے محل میں آ گیا۔ پھر رات کا وقت ہوا۔ شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے ملکہ کے پانی میں وہ دوائی ملا دی اور ملکہ نے اس پانی کو پی لیا۔ پھر شہزادے نے ملکہ کے کمرے کی سرائی کا پانی خالی کر دیا اور بغل والے کمرے میں چھپ گیا۔ جب ملکہ کمرے میں آئی تو شہزادے نے چپکے سے کمرے کے باہر تالا لگا دیا اور ایک تیر کمان لے کر کے روشن دان کے پاس بیٹھ گیا۔ آدھی رات کو ملکہ کو زوردار پیاس لگی تو سراہی کے پاس گئی تو سراہی خالی تھی، دروازے کی طرف بڑھی تو دروازہ بند تھا۔ شہزادہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوستو، اس کمرے میں ایک نالی تھی جو گندے پانی کو بہانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نالی سے باہر جا کر کے اپنی پیاس کو بجھائے گی۔ پھر ملکہ نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو وہ سو رہا تھا، تو ملکہ نے ایک فنکار لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگن بن گئی۔ وہ بل کھاتے ہوئے نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو اتنا وقت ہی نہیں مل سکا کہ وہ تیر چلا سکے۔ پھر وہ ناگن کے پیچھے پیچھے گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ناگن ایک تالاب میں پانی پی رہی ہے۔ پانی پینے کے بعد وہ تالاب کے پاس لہرانے لگی اور دوسری طرف چلی گئی۔ وہ محل کی طرف نہیں جا رہی تھی بلکہ وہ دوسری طرف جا رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ چلتے چلتے ملکہ ایک غار کے پاس پہنچ گئی۔ غار کے پاس جا کر کے ایک زور کا فنکار لگائی۔ اس کے جواب میں دوسرے سانپ نے ایک زوردار فنکار لگائی۔ پھر ایک بڑا سا سانپ اس غار سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ ناگ اور ناگن ایک ساتھ ناچنے لگے اور ناچتے ناچتے وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کے وہ شہزادہ بہت حیران ہوا اور ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ پھر وہ ناگ غار میں چلا گیا اور یہ ناگن محل کی طرف چل دی، اور شہزادے کے لیے یہی صحیح وقت تھا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لے کر کے ایک تیر چلائی جو ناگن کے فن پر لگ گئی اور ناگن تڑپنے لگی۔ تڑپتے تڑپتے وہ انسانی روپ میں آنے لگی
आधा जिस्म ही इंसान बन पाया था, तभी उसकी जान निकल गई। उसकी आवाज को सुन करके वही नाग गार से बाहर आया। जब वो नाग गार से बाहर आया तो उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। ये सब देख करके शहजादा बहुत ज्यादा घबरा गया और उस नाग पर एक तीर चला दी। उस तीर से नाग के दाहिनी आंख में वो तीर जा लगी। फिर शहजादे ने दूसरी तीर चलाई तो नाग के बाईं आंख पर लग गई। अब नाग अंधा हो गया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो शहजादा बार बार उस नाग पर तीर चला रहा था, जिससे वो नाग भी वहीं पर मर गया। फिर शहजादा पेड़ से नीचे उतरा और अपना खंजर निकाल करके उस नाग के सर को फाड़ करके उसमें से पत्थर निकाल लिया, जिसे अपने जेब में रख लिया और उस नागिन मलिका को अपने कंधे पर लाद करके महल ले गया। ये देख करके महल के तमाम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए और घबरा गए। फिर बादशाह ने जब ये मंजर देखा तो बादशाह भी बहुत हैरान रह गया कि मेरी मलिका तो एक नागिन निकली। फिर शहजादे ने सारा माजरा बताया और बादशाह के बीमार होने का पूरा वाकया पूरे महल के लोगों को बता दिया। ये सुन करके सभी लोग बहुत हैरान हो गए। फिर शहजादे ने अपने जेब से उस पत्थर को निकाला और बादशाह के होंठों पर लगा दिया, जिससे बादशाह के जिस्म में उस नागिन का जितना भी जहर था, सारा का सारा जहर इस पत्थर में आ गया और बादशाह एकदम ठीक हो गया। फिर बादशाह ने अपने शहजादे को गले से लगा लिया और खूब रोने लगा। उसकी इस बहादुरी को देखते हुए बादशाह ने उसे सारी सल्तनत सौंप दी और अपने दर पर उसको बादशाह बना दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।